welcome to my channel Miss Biomed. In this video we will be studying about the most important questions. Okay, so I'll be asking you 8 questions. मैं आपसे 8 questions पूछूंगी and you have to answer the 8 questions. You can also pause the video और आपको मुझे comments में बताने हैं that how many marks you are getting out of 8, right? So let's go. You can just pause the video and answer that question. So our first question is, Dr. Ralph M. Steinman was awarded Nobel Prize for his discovery on. तो राल्फ एम स्टाइनमैन ने किस बेसिस पर उनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर. Okay, so Dr. Ralph Steinman, he was awarded Nobel Prize for role of dendritic cell in adaptive immunity. So he discovered dendritic cell and demonstrated its role in adaptive immunity. और कब इनको मिला था प्राइज़? इनको मिला था इन 2011. ठीक है, 2011 में he was awarded Nobel Prize. Moving to next question. Which one of the following condition will switch on lac-operon in E. coli? कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिससे कि lac-operon स्विच ऑन हो जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों हो. ऑप्शन बी इज़ ग्लूकोज हो लेकिन लैक्टोज ना हो. ऑप्शन सी बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज शुड बी एब्सेंट. एंड डी इज़ ग्लूकोज नहीं है लेकिन लैक्टोज है. तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी मुझे आप बताना. सबसे पहले तो लैक्टोज के लिए, लैक-ओपेरॉन के लिए हमको क्या चाहिए? लैक्टोज चाहिए. लैक्टोज कब बनता है? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बॉडी जो है वो लैक्टोज बनाना सिंथेसाइज करती है, राइट. ये केस कर रहे हैं हम इन ई कोलाई में. नाउ होता क्या है, लैक-ओपेरॉन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहला पॉइंट, लैक-ओपेरॉन के लिए लैक्टोज चाहिए ऑब्वियसली, है ना. सेकंड पॉइंट क्या चाहिए उसको? कैप. थर्ड इज कैम्प, CAMP, साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट. ये तीनों चीज़ें होंगी तो हमारा लैक-ओपेरॉन जो होगा वो आगे प्रोसेस करेगा. ठीक है. और हमको क्या नहीं चाहिए? हमको ग्लूकोज किसी भी हालत में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ग्लूकोज होगा, ये दोनों जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर? लैक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज भी है. लैक्टोज तो है, हमको चाहिए, बट ग्लूकोज भी है. तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग. ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है. लैक्टोज नहीं क्यों नहीं है? हमको तो चाहिए लैक्टोज, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, हमको ग्लूकोज चाहिए भी नहीं. लैक्टोज नहीं है, नहीं, लैक्टोज तो हमको चाहिए, बट ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है. तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर. ओके, सो दिस वुड बी राइट आंसर. तो ये आप देखो, अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो यू कैन लुक एट दिस डायग्राम. अगर तो ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? ऑफ. बेसिकली हमको क्या चाहिए? ये है ग्लूकोज के लिए और ये है लैक्टोज के लिए. ओके, हमको क्या चाहिए? हमको लैक्टोज चाहिए. तो चाहिए कहाँ कहाँ है? यस, यहाँ है, यहाँ है. लेकिन हमको ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा एंड दिस वुड बी द राइट ऑप्शन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चलेगी. मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन. Given below are plots that show changing titers of natural killer cell, cytotoxic T lymphocyte specific to the virus, and interferon alpha beta during a virus infection. So हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? एक तो दिया हुआ है हमको इंटरफेरॉन दिया हुआ है. एक है इंटरफेरॉन, second is NK cells, and third is cytotoxic T lymphocytes. Now we have to tell
कौन सा ग्राफ में ए बी सी इंटरफ्रॉन एनके सेल CTL है इन द टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स? कौन सा, जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, वायरस इन्फेक्शन होती है, तो किसका रिस्पॉन्स सबसे जल्दी आता है? तो ए बी सी है, तो किसका रिस्पॉन्स कैटेगराइज करना है हमको, जल्दी आता है या लेट आता है? तो देख, आपको याद रखना है कि इंटरफ्रॉन्स जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स होते हैं डिफेंस की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करते हैं ये इंटरफ्रॉन, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोड्यूस होते हैं जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आती है। देन जो इन्फेक्टेड होस्ट होगा पहले वो क्या निकालेगा, इंटरफ्रॉन्स रिलीज़ करता है। देन इंटरफ्रॉन्स जो होते हैं दे स्टिमुलेट नेचुरल किलर सेल। अब क्या होता है, नेचुरल किलर सेल जो होते हैं दिस इज़ द इनिशियल रिस्पॉन्स जो कुछ दिन के लिए चलते हैं इन्फेक्शन के दौरान, ओके। अब इसके बाद जो एक्टिवेट होता है वो होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। जब वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सबसे एंड में बनते हैं। तो प्रोसीजर जो है वो कुछ इस तरह से फॉलो होता है। तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ए शुड बी इंटरफ्रॉन, ओके। So A is interferon here and this interferon. Now B should be NK cell and B is NK cell and C should be cytotoxic T lymphocyte. So our answer will be C. करेक्ट। हमको एक पैटर्न फॉलो करना है, इंटरफ्रॉन है, इंटरफ्रॉन से एनके सेल है, एनके सेल से क्या बन रहे हैं, टी लिम्फोसाइट। तो इस टाइप से हमको ये ग्राफ का पता चल जाएगा। देखो कितना इजी था क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा जाता है जनरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पॉलीसिंडेक्टिली इज जॉइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट. So it is a kind of a syndrome that results from homozygous mutation at पॉलीसिंडेक्टिली क्या होती है, जो एक्स्ट्रा डिजिट्स होते हैं, लाइक ऋतिक रोशन में पाए जाते हैं एक्स्ट्रा डिजिट्स। तो ये जो प्रॉब्लम है दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिंड्रोम विच अक्कर्स, कैसे, किस चीज़ की म्यूटेशन से, कौन से जीन की म्यूटेशन से होता है? टेल मी योर आंसर इन द कमेंट एंड आई एम गिविंग यू आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि पॉलीसिंडेक्टिली की कंडीशन कैसे होती है। दीज आर द टू डायग्राम्स जो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पॉलीसिंडेक्टिली हो रही है, ओके। नाउ पॉलीसिंडेक्टिली सिंड्रोम जो होती है ये इनहेरिट होती है, राइट। सबसे पहले तो ये जो सिंड्रोम है इट इज़ कॉज्ड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा कहीं एग्ज़ाम में आता है तो वो पूछ सकते हैं कि इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है और ये कौन से जीन से होती है, ये होती है जीन्स हॉग्स डी, जीन्स हॉग्स डी, ठीक है। तो पहला तो क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, एंड दूसरा क्या है, हॉग्स डी जीन्स से ये, हॉग्स डी जीन्स की म्यूटेशन से ये प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है या लिम्स में प्रॉब्लम आ जाती है। और इनकी म्यूटेशन मतलब ये जो हॉग्स डी जीन्स होते हैं ना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लिम्स के लिए, गट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। और अगर म्यूटेशन आ जाती है तो एबनॉर्मेलिटीज सीन होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द जीन्स ऑफ हॉग्स डी। Next question is the following table list name of scientists and advances made by them. So कितने 4 साइंटिस्ट दिए हुए हैं एंड उनके वर्क दिए। सो इन द कॉलम ए लिस्ट नेम ऑफ द साइंटिस्ट आर गिवन और कॉलम बी के उनका जो भी उन्होंने वर्क किया है अपनी लाइफ टाइम में वो दिया हुआ है। तो वी हैव टू मैच। सो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लीनस पॉलिंग। लीनस पॉलिंग जो था ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए का 2, राइट। देन इज़ एमिल फिशर। एमिल फिशर एक्सप्लेन्ड अबाउट लॉक एंड की मॉडल
फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, और इन्होंने कब किया था? 1894 में इन्होंने ये किया था। सो द आंसर वुड बी बी का 3. देन इज जॉन कैंड्रू. जॉन कैंड्रू वॉज द वन हु आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ हीम कंटेनिंग मायोग्लोबिन. ठीक है, जॉन कैंड्रू ने मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कवरी की थी, इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था. क्रिश्चियन एंड फिंसन जो था, ही डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है, किसके लिए? अमाइनो एसिड्स के लिए, यूजिंग राइबो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर? सीक्वेंस किसका था? अमाइनो एसिड का. और स्ट्रक्चर किस चीज़ के स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने ये किया था? राइबो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के साथ. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी का 4th. तो कैसा क्या आंसर होगा इसका? ए का 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2. ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4. ओके. Okay, now the next question is, given below are the survivorship curves showing the proportion of individuals surviving over time or age. 3 generalized types of curves are given, and which of the following represent the correct survivorship curve for the given organism. ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है. सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये. तो इसका आंसर जल्दी से आप नोट डाउन करो कहीं पर भी, और हम इसका आंसर देखते हैं. आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चंस आपके सही जा रहे होंगे, और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो डोंट वरी, आपको अब पता चल गया होगा कि किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है एंड व्हाट आर द आंसर्स. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सर्वाइवरशिप कर्व होता क्या है? सर्वाइवरशिप कर्व रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल टू ईच एज. कोई एक जो उनकी एज होती है वो रिप्रेजेंट करती है सर्वाइवरशिप कर्व, है ना. सर्वाइव का मतलब है कितना आप सर्वाइव कर सकते हो. तो 3 तरह के इनमें कर्व्स होते हैं जो दिखते हैं. जो ये फर्स्ट ए है वो होता है टाइप 1 कर्व. दिस इज अ टाइप 1 कर्व. ओके, टाइप 1. और ये क्या होता है? टाइप 2. एंड दिस इज टाइप 3. तो 3 कर्व्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 कर्व. ओके, सो जो टाइप 1 कर्व होता है, इट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल दैट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रहने की, जिनकी एज ज़्यादा होती है. ओके, जल्दी डाई नहीं होते, जल्दी मरते नहीं हैं. जो टाइप 2 कर्व होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एज. ओके, और थर्ड क्या होता है? थर्ड कर्व डिपिक्ट स्पीशीज़ दैट डाई इन देयर अर्ली लाइफ. जो बहुत जल्दी डाई इन अर्ली लाइफ, बहुत जल्दी मर जाते हैं ये. अब टाइप 1 इसकी क्या इम्पॉर्टेंट है? एग्जांपल्स याद करनी. टाइप 1 में एग्जांपल कौन से आते हैं? जिनकी जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है रहने के लिए, लाइक एलिफेंट्स या ह्यूमंस. ठीक है, बहुत देर तक रहते हैं. तो ए में क्या आ जाएगा? एलिफेंट आ जाएगा. बी क्या होते हैं? बी में उनका कोई या इंडिपेंडेंट ऑफ एज, वो एज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि लाइक उनका प्रे या प्रीडेटर उस रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. तो इसमें एलिफेंट तो नहीं है, आएगा, ऑयस्टर नहीं आएगा, लिजर्ड्स आ जाते हैं, राइट. टाइप 3 कर्व जो होते हैं उनमें क्या होती है? बहुत जल्दी जो मरने वाले जानवर होते हैं ना, वो आते हैं टाइप 3 में, मतलब सी में. तो वो हो जाएगा ऑयस्टर. ठीक है, इसकी मैं एक और डायग्राम दिखाऊं अगर, तो टाइप 1 में क्या आते हैं? ह्यूमंस आ जाते हैं, या एलिफेंट, कुछ टर्टल्स, टॉर्टॉइज, राइट, ऐसे. जो टाइप 2 कर्व होते हैं उसमें जनरली थोड़े बर्ड्स वगैरह आते हैं. और टाइप 3 कर्व जो होता है उसमें प्लांट, एनिमल या कोई बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत जल्दी मर जाते हैं, है ना, वो आते हैं इसमें टाइप 3 कर्व में. Okay, now so moving to our last question of this series. This is the 8th question. A gene was located on 10p11 or 10p11. Okay, this means the gene was located on the, हमको एक लोकेशन दे दी गई है. This is 10p what you call 11 और 11. मैं आपको भी बाद में बताती हूँ कि क्या मतलब होता है इसका.
इसका मतलब हमको बताना है दैट क्रोमोज़ोम की क्या लोकेशन होगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ठीक है। आई एम राइटिंग इट अगेन 10p। सबसे पहले बता दूं, ये जो 1 लिखा है, दिस इज़ नॉट 11, दिस इज़ 1 ओनली, राइट। सबसे पहले तो देखते हैं 10 का क्या मतलब है। 10 का मतलब है क्रोमोज़ोम नंबर, कौन सा क्रोमोज़ोम नंबर है वो होता है 10, ठीक है। इस पे बता देती हूँ 10p। 10 का क्या मतलब हुआ, 10 का मतलब हुआ क्रोमोज़ोम नंबर, ठीक है। p का क्या मतलब हुआ, p का मतलब है कि p आर्म, p इज़ पेटाइट आर्म पर सिचुएट है, ठीक है। p इज़ पेटाइट आर्म। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लेटर 211? दिस इंडिकेट्स द रीजन नंबर एंड द बैंड नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बैंड 1 ऑफ रीजन 1, ठीक है। 1 का क्या मतलब है, बैंड 1 ऑफ रीजन 1। तो 10th क्रोमोसोम नंबर p पेटाइट आर्म एंड 1 मीन्स बैंड 1 एंड रीजन 1, ओके। सो इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 10 एट G सब बैंड 1 ऑफ बैंड 1। शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 10 एट G बैंड 11, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 10 मच अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर। लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 10 एट G सब बैंड 1 ऑफ बैंड 1। ये तो ठीक है लाइन, लेकिन लॉन्ग आर्म तो नहीं है ना, P इज़ शॉर्ट आर्म। अगर यहाँ Q होता 10P की जगह Q होता तो वो क्या होता, अगर यहाँ P की जगह Q होता तो वो लॉन्ग होता, लेकिन अभी क्या है, P है, तो वी हैव टू कंसीडर शॉर्ट आर्म। तुम्हारा आंसर क्या होगा, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 10 एट G सब बैंड ऑफ 1 बैंड 1, ठीक है। बैंड 1 ऑफ बैंड 1 या बैंड 1 ऑफ रीजन 1 बोथ हैव सेम थिंग, ओके। यू कैन लुक एट दिस डायग्राम। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, हमारे पास क्रोमोसोम 12 है एग्जाम्पल। क्रोमोसोम 12 का P शॉर्ट आर्म है, Q लॉन्ग आर्म है, तो ऊपर क्या दिया हुआ है 12p3, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या है 12 और P आर्म हम देख रहे हैं, और बैंड कौन सा है, ये वाला थर्ड बैंड है। और अगर हम नीचे देखें तो क्या सीक्वेंस होगा 12Q5, इट मीन्स 12 क्रोमोसोम नंबर, Q आर्म और 5 बैंड। आप आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस, और ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ द क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट्स में बताना है इसका आंसर, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। प्रोग्राम सेल दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बार्ले एल्यूरोन, ओके। सो पीसीडी है, पीसीडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एल्यूरोन लेयर में। एल्यूरोन लेयर क्या होती है, मोनोकॉट्स में पाई जाती है लेयर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस फाइटो हार्मोन्स। तो हमारे पास कुछ फाइटो हार्मोन्स दिए हुए हैं, जैसे कि कौन से फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, है ना। तो हमारे पास कुछ फाइटो हार्मोन्स दिए हुए हैं, उसका रोल हमको पीसीडी के साथ कंपेयर करना है, दैट वेदर इट प्रमोट पीसीडी और पोस्टपोन और इनहिबिट पीसीडी, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, जीएमपी, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका आपको मुझे बताना है कि इसका पीसीडी के साथ इसका पीसीडी के साथ क्या रोल होता है। यू हैव टू टेल, 2 ऑप्शन इनमें से करेक्ट होंगे। ओके, सो दिस वाज इट। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके भी बताना, एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ मेनी मार्क्स आर यू गेटिंग आउट ऑफ 8। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।